हाय चैम्प्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 के फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो इससे पहले मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखो सबसे पहले, बिकॉज उससे एक आइडिया आप लोग को लग जाएगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। और चैप्टर तो बहुत इजी है। देखो, इंट्रोडक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, जैसा भी है चैप्टर बहुत इजी है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, चैप्टर में क्या पढ़ना है, फूड रिसोर्सेज और उनका इम्प्रूवमेंट। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं अपने फूड रिसोर्सेज, जिसमें कि सबसे बड़ा फूड रिसोर्स हमारा एग्रीकल्चर होता है या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। प्लांट बेस्ड तो देखो एग्रीकल्चर में आ गया, है ना। एनिमल प्रोडक्ट्स जिसको हम अपने खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो वो उनके इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, उनकी प्रोडक्शन के बारे में, उनकी मैनेजमेंट के बारे में, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली सर्वाइवल के लिए चाहिए क्या? उन्हें चाहिए खाना। खाना क्यों चाहिए? उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके क्या है, और इसमें हेल्थ के लिए, ऑब्वियसली शरीर के लिए तो चाहिए ही। ठीक है, बिकॉज खाना होगा सर्वाइव कर पाओगे, हेल्दी होगे तभी काम कर पाओगे, इकोनॉमी तभी डेवलप होगी, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है, है ना। कोविड के वक्त में देखा है ना आप लोगों ने ये सब कि किस तरीके से इकोनॉमी जो कंट्रीज की है वो फॉल हुई है। उसका रीज़न क्या है? जो लोग काम करते हैं जिससे पैसा जनरेट होता है, कंट्री प्रॉस्पर करती है, वर्ल्ड प्रॉस्पर करता है, एक दूसरे से डिपेंडेंसी हम अपनी क्रिएट कर पाते हैं, वो उसका एक जरिया है काम करना। और अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप बीमार पड़े हैं, तो ऑब्वियसली काम नहीं हो पाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने अपने आप विटनेस की है। ठीक है, सो दिस इज वेरी एसेंशियल। इसके बाद आता है कि अब अगर हम बात करते हैं कि फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, खाने की बहुत ज़रूरत है। तो खाना हमें मिलता है या तो एग्रीकल्चर से या फिर एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज के वक्त पे क्रॉप्स का कह लो या फिर कैटल फार्मिंग की बात करें या पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें, उनकी इम्प्रूवमेंट की हमें नीड बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हमें ज़रूर लेना चाहिए, एनवायरनमेंट का ध्यान हमें ज़रूर रखना है, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक सीज़न हमारा हुआ, हार्वेस्ट हुआ और उसके बाद हमने पूरा उसको जला दिया, जंगल के जंगल पूरे क्रॉप चलते हैं और कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, ये सब हम फैक्टर्स को एक बार देखते हैं। सो regarding that we have land cultivation, production efficiency of crops and livestock। किस तरीके से, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि गाय भैंसों को अगर आपको उनसे अच्छा ईल्ड चाहिए, यानी कि अच्छी क्रॉप्स चाहिए, अच्छा दूध चाहिए, है ना, तो आप उनको अच्छा खिलाओगे भी तो सही, लाइफ स्टॉक की वहाँ बात आ जाती है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। देन सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सेस टू रिसोर्सेज, दिस इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस टू रिसोर्सेज में पता है क्या है? देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि देखिए हमारी तो खेती है, और कोई भी फार्मर्स की अगर मैं बात करूं, किसानों की अगर मैं बात करती हूं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ क्रॉप्स को अपना उगा दिया, उनका काम खत्म हो गया। उनको बेचना भी है, ठीक है, वो बेचने भी चले गए हैं। सरप्लस, अच्छा बेचना है, लेकिन बेचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, एज इन खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है, अगर आप एज इन कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी एक अलग वर्ड हो गया, बट अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उनके फूड रिसोर्सेज या उनकी क्रॉप्स को या उनके खाने को खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से उनको पैसा देंगे या फिर अपने मीट कैसे पूरे करेंगे वो फार्मर्स, है ना। तो नया ईल्ड कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छी डिमांड होगी, अच्छे पैसों में बिकेगा, तो ही आप अच्छे मेन्योर को, फर्टिलाइजर्स को टाइम लगा के अच्छे से बनाओगे, चीज़ों को पकाओगे, सॉरी पकाना तो नहीं है बट इनको क्रॉप करते हैं। ठीक है, इनकी हार्वेस्ट पे हम ध्यान दे पाएंगे। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि एक चीज़ आती है इरिगेशन, यानी कि आपके पास पानी के वो सोर्सेज होने चाहिए। अगर आपके पास रिवर नहीं है तो बड़े बड़े कैनाल बना दिए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब फैक्टर्स के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट इज
योर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज के वक्त पे साइंटिफिक मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, पूरे यूनिवर्स में कोई आप फैक्टर उठाओ, उसमें अगर साइंस लगा के आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हो या टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है तो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि पहले के वक्त पे आप डोमेस्टिक पर्पस पे काम करते थे, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री के बीच में ही सारा काम चल रहा है। बट अभी सब कुछ ग्लोबल हो चुका है और काफ़ी बड़े तौर पे चीज़ें फैल चुकी हैं। तो उसको अगर इतना फैलाना है तो वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड साइंटिफिक मेथड्स। क्यों साइंटिफिक मेथड्स चाहिए? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी गति से बढ़ रही है ना, बहुत ही तेज़ी से। तो उसके लिए अगर आप साइंस नहीं इस्तेमाल करोगे तो कहाँ से आम को लेकर आओगे, है ना। वो तो गर्मियों में उगता है। आम के एक पेड़ को बनने के लिए, पूरा जो वो फल देने लायक होता है, उसको ही कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। 10 से 15 साल का वेट कौन किसके पास से करने का नहीं है ना। तो यानी कि बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है टू मीट दिस ग्रोइंग डिमांड। क्लियर हो गया? चलो, आइडिया लग गया क्या कर रहे हैं हम। जितना भी आपकी बुक को जब आप रीड करना शुरू करते हो ना, तो स्टार्टिंग के 2 पेज तो आप लोग का कई बार देखते हो कि स्किप ही कर देते हैं। तो वो स्किप नहीं करना है। आपने रीड नहीं किया है, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, मैंने वो आपको समझा दिया। अब स्टार्ट करने से पहले 2 टर्म्स हैं दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं आपसे 1 मार्क्स में। तो पहली टर्म है हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द अदर वन इज योर व्हाइट रिवोल्यूशन। होती क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सो वी हैव ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन एक वो प्रोग्राम है जो कि अलग अलग कंट्रीज में लिया गया, इनफैक्ट अपनी कंट्री में भी लिया गया, जिससे कि आप फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, इरिगेशन मेथड्स के बेसिस पे, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, जो आपके सीड्स हैं उनकी अच्छी वैरायटी, उनका ईल्ड अच्छा हो, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए अलग अलग क्रॉप्स की, है ना। फॉर एग्जांपल गोभी का मैंने एग्जांपल आपके इंट्रोडक्शन में भी दिया था। या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग से फूल, देखो अगर आप पेड़ पौधों की बात करोगे उसमें तो आपने देखा ही होगा। इसी तरीके से सब्जियों के जो जैसे वीट की वैरायटी होती है, वीट के देखोगे, राइस की वैरायटी, पैडी फील्ड्स की वैरायटी। अगर आप देखोगे ना कि किसी क्रॉप को मैंने पैडी फील्ड में डाल दिया, पूरा चैप्टर में आगे हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर व्हाइट रिवोल्यूशन। अब इसमें क्या है, व्हाइट रिवोल्यूशन एज द नेम इज सजेस्टिंग, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात होगी, है ना। किस तरीके से हम कैटल्स की फार्मिंग, जैसे आपने प्रीवियस में देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान देती हूँ, कैटल फार्मिंग करते थे ना, तो इनको किस तरीके से साथ में लाना है, अलग अलग छोटे छोटे से गुट बना दिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, महिलाओं को ये काम पहले दिया गया। अगर आपको याद होगा कि किसने इसे स्टार्ट किया था, विच इज़ दैट वन कंपनी इन इंडिया, जो कि बहुत पहले ये काम स्टार्ट कर चुकी थी और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आज तक कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने दूध से उसके प्रोडक्ट्स किस तरीके से पहुंचा सकते हैं लोगों में, उस पे काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात आती है कि चलिए व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, ग्रीन है, हम सबको पता है। अब हमें पढ़ना है कि हमारी डिफरेंट क्रॉप्स है कौन सी, किस पर्पस के लिए काम आती हैं और उसके ऊपर हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैडी फील्ड्स की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं राइस की बात कर रही हूँ, तो राइस में मैं ऐसा क्या कहाँ से अच्छा राइस ला रही हूँ, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसका मैनेजमेंट मैं कैसे कर रही हूँ, यानी कि सेलिंग। अच्छा, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कौन से मैन्योर यूज़ कर रही हूँ, कौन से फर्टिलाइजर्स में यूज़ कर रही हूँ, वो सब चीज़ों का ध्यान हम इस पहले टॉपिक में देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ सीरियल्स लिखे हैं, जिसमें कि जो कि सोर्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, है ना। आपके बॉडी में अगर आपको काम करने की, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, अगर इस लेक्चर को देखने की भी अगर आपको हिम्मत चाहिए, सो वी नीड एनर्जी, राइट। पढ़ाई करने के लिए तो वैसी बहुत एनर्जी चाहिए, है ना, मानते हो ना। तो जो भी है हमें क्या चाहिए, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में इनिशियल टर्म्स पे हमें चाहिए होती है, वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। इसी तरीके से बैक ऑफ दी स्लाइड आपके पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें मदद करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम वालों को प्रोटीन चाहिए, यू ऑल्सो नीड प्रोटीन, यू ऑल्सो नीड फैट, क्योंकि विदाउट दैट
आप इजीली वॉक भी नहीं कर पाओगे। बोन्स का स्ट्रक्चर तो हम सब में है ना, पूरा ढांचा है, तो बोन्स हेल्दी नहीं होंगी तो हम चलना, उठना, बैठना, खाना आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द फूड जो हमें प्रोटीन रिच होते हैं और जो हमें प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में सही करते हैं। फिर बात आती है ऑयल सीड्स। ना ऑयल सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑयल सीड्स क्या होते हैं? हमने ऑयल सुना है बच्चा, ऑयल आता ही तो ऑयल सीड से है। सबसे बड़ी बात, आपने कभी अगर ध्यान दिया हो, मूंगफली खाते हो सर्दियों में बैठ के, जिस भी सीजन में मन करता है खा लेते हैं, आजकल हर वक्त पे मिल ही रही होती है। ठीक है, थोड़ी देर में खाओगे आपको लगेगा आपका हाथ ऑयली हो रहा है। रीज़न क्या है? उसके अंदर होता है उसका ऑयल। पीनट ऑयल यूज़ करते हैं लोग, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं लोग, मस्टर्ड आपको पता ही है, कैस्टर ऑयल आपको पता ही है, ऑलिव आपको पता ही है। तो ये ऑयल सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं? ये हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज़ में नीचे एक फैट की लेयर होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फैट सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर है जो कि मोटे ताजे हैं। नो, फैट हम सबके अंदर होता है और नेसेसरी फैट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए लास्ट तो नहीं, आई थिंक सेकेंड लास्ट है। इसके बाद हमारे पास आती हैं वो वेजिटेबल, वो मसाले, स्पाइसेस, वो फ्रूट्स जो कि हमें वाइटामिन्स और मिनरल से भरते हैं। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, पोटाशियम हो गया और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, बट हाँ चैप्टर के बारे में आपको इतना आइडिया ज़रूर होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे कि वाई वी नीड टू हैव एन इम्प्रूवमेंट ओवर दिस। हमें इसे ठीक क्यों करना है, या क्या ठीक करना है ना। तो ये हमारे मिनरल्स एंड वाइटामिन के सोर्स हो गए। नाउ दिस इज द लास्ट फॉर टुडेज टॉपिक। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, इन फूड क्रॉप्स के साथ साथ वी नीड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स का मतलब होता है, देखो कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बड़े बूढ़े टोक देते हैं इस चीज में, यानी कि बोल देते हैं, एडवाइस करते हैं किसी भी गाय भैंस को जब हम कुछ खिला रहे होते हैं तो बोला जाता है कि देखो ज्यादा बासा मत दो उन्हें, है ना। ऐसा नहीं है कि 4 दिन से आपने रोटी घर में रखी हुई है और गाय को आप सोचते हो हमने तो खाया नहीं है, हमारा रह गया है, जूठा है और ऐसा है, कहीं पे भी डाल दिया। ठीक है, वो तो ठीक है कि अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितना पुराना, है ना, कितना खराब उनको तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने भी तो दूध निकालना है, वो हमने यूज़ करना है, तो वो हम ही अपने लिए उनको अच्छे फॉडर क्रॉप्स नहीं दे रहे हैं, है ना। अब फॉडर क्रॉप्स की अगर बात करी जाए तो आपके घर में बचा हुआ जो रोटी होती है वो आपकी फॉडर, वो इन लोगों के लिए यानी कि कैटल्स के लिए फॉडर क्रॉप नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनका जो नेचुरल सोर्स है खाना खाने का वो कुछ ग्रास होती है। ठीक है, जो कि ये अपने आसपास आप देखते होगे फील्ड्स में चढ़ने जाते हैं, चराहा बोलते हैं कि जो लेके जाता है, देखते हो। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स होती हैं, वहाँ पर जो अलग अलग सुदान ग्रास है, अलग अलग जितने भी सीड से खाते हैं, ओट्स जो भी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाजरा है वो, मगर मैं चिड़ियों की बात करती हूँ तो ये लाइफ स्टॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनका जो नेचुरल फूड है वो इनको लेना देना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे गाय भैंसे अपने आप ही सड़क पे घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भूखे रह जाएंगे, ऑब्वियसली उनको आदत है कि ठीक है वो कहीं पर खाना अगर रोटी कोई डालता है तो उनको आदत पड़ जाती है, तो वो लेने जरूर आते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है, अच्छा है इनफैक्ट। ठीक है, आप उन्हें खिलाओ, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि उनका नेचुरल सोर्स क्या है और कितना सही उन्हें खिलाना चाहिए। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉलीथिन में आप एक रोटी बांध के लेकर आए हो, पॉलीथिन के साथ ही उनको दे दिया। आजकल ये भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा इनके अंदर प्लास्टिक मिलता है जो कि उनको तो खराब कर ही रहा है, उनको तो मार ही रहा है, आप ही के साथ भी तो गलत हो ही रहा है ना। तो ध्यान में रखना है हमें, अपने आसपास के जो हमारे साथ में रहने वाले जंतु हैं, है ना, इनका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो आज हम इसको यहाँ ओवर करते हैं। छोटा सा मैंने आपको एक चैप्टर का फर्स्ट एक आप समझ लो कि क्रॉप्स के बारे में आपको आइडिया दे दिया है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स होते हैं एंड एक एक करके उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अप टिल देन एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।